1942 की एक दोपहर भारत स्थित वायुसेना हेडक्वार्टर को एक संदेश मिला। ये वन मैन गोरिल्ला युद्ध मजेदार है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी कमीज और निक्कर है। मुझे नहीं लगता 2 हफ्ते जंगल में बिताने के लिए ये काफ़ी होंगे। ये संदेश बर्मा से आया था। भेजने वाले थे फ्लाइंग ऑफिसर हैदर रजा। बर्मा से लौटते हुए रजा अपनी पूरी यूनिट से बिछड़ गए थे। इंडियन एयरफोर्स के नंबर 1 स्क्वाड्रन को वापस लौटने के लिए बोला जा चुका था, लेकिन इससे बेखबर रजा मोर्चे पर डटे हुए थे। 2 हफ्तों तक वो जापानी सेना का सामना करते हुए आसमान से लगातार दुश्मन पर बम और मशीन गन की गोलियां बरसाते रहे। भारत में जब उनके वरिष्ठ अफसरों को पता चला, तब उन्हें मिशन खत्म होने का पता चला और वो वापस लौट आए। बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान बना तो यही हैदर रजा पाकिस्तान एयरफोर्स यानी पीएएफ के फाउंडिंग मेंबर बने और आगे जाकर एयर वाइस मार्शल की रैंक तक पहुंचे। 1965 युद्ध की याद में पाकिस्तान 7 सितंबर को वायुसेना दिवस मनाता है तो मनाए। अपना पॉइंट सिर्फ इतना है कि भारत और पाकिस्तान की वायुसेना का गठन एक ही दिन हुआ था, वो भी तब जब दोनों देश एक थे। और आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 8 अक्टूबर है और आज की तारीख का संबंध है भारतीय वायुसेना के जन्म से। शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध से। 20वीं सदी से पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस दुनिया के सुदूर इलाकों में लड़ाई लड़ रहे थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका में भी एक बड़ी लड़ाई चल रही थी। नेपोलियन सिकंदर का नाम हम सब जानते हैं। इसीलिए पहला प्रश्न तो यही उठता है कि पहले विश्व युद्ध को पहला क्यों कहा जाता है और विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है। दरअसल विश्व युद्ध ये टर्म पहली बार 1914 में जर्मन्स ने यूज किया। तब लगभग पूरी दुनिया ही फ्रांस से ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करती थी। जर्मनी की लड़ाई इन दोनों से और हेंस प्रूव पूरी दुनिया से थी। ब्रिटेन और फ्रांस तब इसे विश्व युद्ध न कहकर ग्रेट वॉर बुलाते थे। 1945 में आधिकारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया, क्योंकि ये पहली इंडस्ट्रियलाइज्ड वॉर थी जिसमें शामिल देशों की पूरी मशीनरी इनमें लगी हुई थी। इस विश्व युद्ध के साथ साथ एक और खास बात जुड़ी हुई थी, वायुसेना। 1903 में राइट बंधुओं ने दुनिया को एक नया आविष्कार से अवगत कराया। पहला मोटर चलित वायुयान नाम था किटी हॉक। इसके 11 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो पहली बार लड़ाई आसमान से लड़ी गई। 25 अगस्त के एपिसोड में हमने पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के योगदान के बारे में बात की थी, जिसके बाद 1917 में भारतीय सैनिकों को पहली बार किंग्स कमीशन ग्रांट किया जाना शुरू हुआ। आज प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय पायलट्स और भारतीय वायुसेना के रोल की बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय पायलट्स का रोल छोटा ही सही, लेकिन था दमदार। कुल जमा 4 भारतीय फाइटर पायलट्स ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। इनके नाम थे लेफ्टिनेंट श्री कृष्ण चंदा विलिनकर, हरदीप सिंह मलिक, चंदेर सेन और इंदरलाल रॉय। रॉय फाइटर प्लेन उड़ाने वाले पहले भारतीय थे। इन सब की ट्रेनिंग भारत के पहले मिलिट्री फ्लाइंग स्कूल से हुई थी, जिसे 1913 में खोला गया। खोलने वाले थे पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन SD मासी और लोकेशन थी लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर सीतापुर में। इन 4 लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में गजब का साहस दिखाया। आपको लगेगा कि हम भारतीय हैं इसीलिए भारतीय पायलट्स की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन जो भी जानकारी हम आज आपसे बांट रहे हैं ये ब्रिटेन स्थित रॉयल एयरफोर्स के म्यूजियम के हवाले से है, जहां आज भी इन चारों हीरोज की तस्वीर लगी हुई है। सितंबर 1917 में युद्ध के दौरान चंदेर सेन का प्लेन एनिमी ग्राउंड में गिरा दुश्मन के इलाके में और उन्हें युद्धबंदी बना लिया गया। विलिनकर और रॉय ने शहीद होने से पहले 10 विमानों को मार गिराया दुश्मन के, और हरदीप सिंह मलिक भी युद्ध के दौरान जख्मी हो गए थे। 1918 में युद्ध के बाद ब्रिटेन की सरकार ने रॉय को फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित किया। 1918 के बाद इंडियन एयर कोर को रॉयल एयर फोर्स यानी कि RAF में मिला दिया गया, जिसका मुख्य मिशन अफगानिस्तान में कबीलों से चल रही लड़ाई में आर्मी का सहयोग करना था। इसके लिए रसालपुर, क्वेटा, अंबाला और सीतापुर में बेस बनाए गए। इसके बाद अगला चरण आया 1927 में। भारत को स्वायत्तता दिए जाने की मांग पर 1927 में स्कीम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसमें भारत के लिए अलग से इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF के गठन का सुझाव भी शामिल था। साथ ही भारतीय कैडेट्स को RAF के लिंकनशायर स्थित क्रैनवेल एकेडमी में ट्रेन किए जाने की सिफारिश भी की गई थी, जिसके बाद सितंबर 1930 में 6 भारतीय कैडेट्स ने क्रैनवेल एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू की। 5 अप्रैल 1928 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बर्कनहेड ने IAF के गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने में कुछ और साल लग गए।
और फिर आज के दिन यानी 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश इंडियन सरकार ने इंडियन एयरफोर्स एक्ट पास किया और भारतीय वायुसेना की आधिकारिक स्थापना हुई इसी नाम से। तब से इस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर के दिन ही 6 भारतीय कैडेट्स ने क्रैनवेल से अपनी ट्रेनिंग पूरी की, जिसके बाद उन्हें आईएएफ में कमीशन किया गया। इनके नाम थे सुब्रतो मुखर्जी, एच.सी. सरकार, भूपेंद्र सिंह, एजाज अवान, अमरजीत सिंह और जगत नारायण टंडन। सुब्रतो मुखर्जी प्रथम विश्व युद्ध में शहीद होने वाले पायलट इंदरलाल रॉय के भतीजे थे और आगे जाकर वो भारत के पहले चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी बने। 1933 में आईएएफ के पहले स्क्वाड्रन का बेस द्रेग रोड कराची में बनाया गया। शुरुआत में इसे सिर्फ 4 वेस्टलैंड वैपिटी विमान दिए गए, उसमें शामिल हुए। ट्रेन रिक्रूट्स की कमी के कारण सिर्फ एक फ्लाइट के लायक ऑफिसर्स उपलब्ध होते थे एक बार में। टेक्नीशियंस की यानी कि ग्राउंड क्रू की भी कमी थी, इसलिए रेलवे के लोगों को भर्ती करना पड़ता था। उन दिनों अंग्रेज अधिकारी भारतीयों को अपने से निचले स्तर का समझते थे और आईएएफ के बजट में भी बहुत कटौती रहती थी, बहुत सीमित हुआ करता था। स्थिति में परिवर्तन आया 1939 में, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। तब ब्रिटिश सरकार ने आईएएफ के लिए 17 मिलियन पाउंड की रकम सैंक्शन की। उसी साल आईएएफ ने सिविलियन पायलट्स को वॉलंटियर रिजर्व के तौर पर भर्ती करना भी शुरू किया। वॉलंटियर रिजर्व के पायलट्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोस्टल इलाकों और बंदरगाहों के डिफेंस का काम संभाला। 1939 तक इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स की संख्या 200 तक पहुंच चुकी थी। ये लोग मद्रास, कोचिन, बम्बई, कलकत्ता और कराची पोर्ट पर तैनात रहते थे। इसी दौरान आईएएफ की फ्लीट में कुछ नए फाइटर प्लेन भी जोड़े गए। मैंने कहा पोर्ट पर तैनात रहते थे, इसका मतलब पोर्ट पे ड्यूटी नहीं देते थे। पोर्ट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया हुआ करता था, उसको डिफेंड करते थे। इसी दौरान आईएएफ में कुछ नए जहाज भी जोड़े गए, जिनमें बल्टी वेंजेंस, डगलस DC-3, ब्रिटिश हॉकर हरिकेन, सुप्रीम स्पिटफायर और वेस्टलैंड लाइसेंडर जहाज शामिल थे। सितंबर 1939 में आईएएफ ने पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। तब भी आईएएफ में सिर्फ एक स्क्वाड्रन हुआ करता था। आईएएफ के विस्तार के लिए 1940 में 20 भारतीय कैडेट्स को फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए यूके भेजा गया। अंग्रेज तब मानते थे कि भारतीय आधुनिक फाइटर प्लेन उड़ाने के काबिल नहीं, इसीलिए इन कैडेट्स की विशेष परीक्षा हुआ करती थी ताकि एक्टिव सर्विस कंडीशन में उनकी फाइटिंग क्वालिटी की जांच हो सके। 1940 में फ्रांस और पोलैंड हथियाने के बाद जर्मनी ने लुफ्टवाफे को लंदन की तरफ रवाना किया। इस लड़ाई को बैटल ऑफ ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में 8 भारतीय फाइटर पायलट्स ने भी हिस्सा लिया था। यहाँ तक की कहानी सिर्फ शुरुआत थी या ट्रेलर था। आईएएफ का असली पराक्रम देखने को मिला बर्मा में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में पैसिफिक में लड़ाई शुरू हुई और जापानी सेना ने ब्रिटिश और अमेरिकन कॉलोनीज पर हमला कर दिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पर भी इन्वेजन का खतरा मंडरा रहा था, हो ही गया था। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स यानी कि आईएएफ का नंबर 1 स्क्वाड्रन टैक्टिकल रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस के लिए बर्मा भेजा गया। बर्मा में इंडियन एयरफोर्स का यही काम हुआ करता था। 1 फरवरी 1942 को जापानीज आर्मी ने टोंग पर हमला किया, लेकिन बेस को बचा लिया गया। अगले दिन स्क्वाड्रन लीडर करुणा कृष्ण मजूमदार ने वापसी हमले का फैसला किया, जवाबी हमले का। जापान का एयरबेस था थाईलैंड में। मजूमदार, जिन्हें जंबो कहकर बुलाया जाता था, उन्होंने अपने आदमियों से 113 किलो के 2 बम एयरक्राफ्ट से अटैच करने को कहा। अगले दिन यानी 3 फरवरी को उन्होंने 12 वेस्टलैंड लिसेंडर जहाज़ों के साथ उड़ान भरी और थाईलैंड बेस पर एक हैंगर सहित सभी जापानी विमानों को नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन के चलते मजूमदार को विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित किया गया, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, और वो विंग कमांडर के रैंक पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। बर्मा अभियान के दौरान भारतीय वायुसैनिकों को उनके साहस और प्रोफेशनलिज्म के लिए जाना गया। भयावह परिस्थितियों में काम करते हुए बर्मा में भारतीय ग्राउंड क्रू ने भारतीय वायुसेना के विमानों को उड़ान भरने के काबिल बनाए रखा और इस दौरान जापानी सेना का खतरा लगातार बना रहता था। आईएएफ के पराक्रम और साहस को देखते हुए ब्रिटिश क्राउन ने 12 मार्च 1945 को इंडियन एयरफोर्स को रॉयल की उपाधि दी और आईएएफ का नाम हो गया रॉयल इंडियन एयरफोर्स। हालांकि इसके सिर्फ 5 साल बाद गणतंत्र की स्थापना के साथ ही रॉयल शब्द हटा दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 25,000 भारतीय वायुसैनिकों ने ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया। 1945 के अंत तक आईएएफ की 9 स्क्वाड्रन तैयार हो चुके थे। पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय फाइटर पायलट्स ने 16,000 सॉर्टीज को अंजाम दिया और 24,000 से अधिक घंटों की उड़ान भरी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आईएएफ के सैनिकों को 22 विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, 1 विशिष्ट सेवा मेडल, 2 एयरफोर्स क्रॉस और 45 अन्य मेडल से सम्मानित किया गया, डेकोरेट किया गया। कॉम्बैट के दौरान 688 एयरमैन और ज़मीनी लड़ाई में 231 सैनिक शहीद हुए, वायु सैनिक। इसके अलावा 267 लोग
जख्मी भी हुए। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, आज़ादी के बाद 7:3 के रेशियो के हिसाब से IAF की 2 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के हिस्से में गए, जिनसे पाकिस्तान एयरफोर्स का गठन हुआ, PAF का। आप सभी को ललन टॉप परिवार की तरफ से वायुसेना दिवस की बधाई और सैनिकों और उनके परिवारों को हमारा नमन। देखते रहिए द ललन टॉप। तारीख की इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त दीपक ने। शुक्रिया।